हेलो फ्रेंड्स, निधि श्री एकेडमी से मैं हूं आशीष और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। तो पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये डिमांड कर रहे थे कि सोशोलॉजी वाला जो पोर्शन है एमपीपीएससी का, उसके कुछ लेक्चर बनाए जाएं, क्योंकि उसके टॉपिक्स ऐसे हैं ना, जैसे मैरिज, आश्रम, कल्चर, सिविलाइजेशन, राइट्स एंड रिचुअल्स। तो ये सारी चीज़ें जो है किसी बुक में तो दी नहीं हुई हैं, कहीं मिलती नहीं है आसानी से। ठीक है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हो, जो एमपीपीएससी के लिए रेलेवेंट हो। तो आज ये सोशोलॉजी वाला पोर्शन हम लोग उठा रहे हैं, कल्चर एंड सिविलाइजेशन। ये पार्ट 2 पेपर बी यूनिट 4, ये एमपीपीएससी के पेपर 2 पार्ट बी का पार्ट है। और ये सोशोलॉजी का पोर्शन है। आज बिल्कुल डिटेल में हम लोग देखते हैं कि कल्चर क्या होता है, सिविलाइजेशन क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या है, और इंडिया के कल्चर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, क्योंकि सिलेबस में भी ये दिया हुआ है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कल्चर। तो सारी चीज़ें आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कल्चर क्या है। आपने आर्ट एंड कल्चर बहुत पढ़ा होगा, तो अब देखते हैं कि संस्कृति होती क्या है। कल्चर इज़ डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड कल्ट और कल्टस, मीनिंग टिलिंग और कल्टिवेटिंग। तो यहाँ पे क्या चीज़ कल्टिवेट करना है? यहाँ पे कल्टिवेट करना है अपने इनर बीइंग को। देखिए कल्चर क्या होता है? कल्चर इज़ वे ऑफ लाइफ। आप क्या खाते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे रहते हैं, ये सब आपका कल्चर में आता है। ठीक है, जो आपका इनर सेल्फ है, अगर उसको अभिव्यक्त कर दिया जाए तो वही उसी चीज़ को कल्चर बोल देंगे। थोड़ा और आगे देखते हैं, समझते हैं। कल्चर इज़ वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने की शैली को कल्चर कहते हैं। इट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ आवर नेचर इन आवर मोड्स ऑफ लिविंग एंड थिंकिंग। इट मीन्स इट इज़ एन एक्सप्रेशन टू डीपर लेवल ऑफ आवर इंटेलेक्ट, स्पिरिचुअलिटी एंड कॉन्शियंस। अगर हम अपनी थिंकिंग को, अपनी स्पिरिचुअलिटी को, हमारा जो भी कॉन्शियंस है, उसको अगर हम किसी तरीके से एक हमें अभिव्यक्ति का चैनल मिल जाए, किसी तरीके से हम उसको अभिव्यक्त कर सकें, तो वो हमारा कल्चर आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत छोटा सा एग्ज़ाम्पल लेते हैं। हम लोग खाना खाने से पहले हाथ धोते हैं। ये क्या है? ये हमारा कल्चर है। ये हैबिट नहीं है, कल्चर है। और ये जनरेशन बाई जनरेशन पास हो रहा है, किसी ने हम पे इम्पोज़ नहीं किया। हम क्या खाना खाते हैं, ये हमारा कल्चर है। क्या नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन एक ही तरह का खाना खाते हैं क्या? नहीं खाते ना। तो नॉर्थ इंडिया का कल्चर थोड़ा अलग, साउथ इंडिया का कल्चर थोड़ा अलग। अब आप हिली एरिया चले जाइए, वहाँ के लोग, फॉर एग्ज़ाम्पल जम्मू कश्मीर, वहाँ के लोग कपड़े कैसे पहनते हैं और साउथ इंडियन के लोग कैसे कपड़े पहनते हैं। क्या दोनों का कल्चर एक है? नहीं। तो ये उनका वे ऑफ लाइफ है। कल्चर सिंपली मीन्स वे ऑफ लाइफ। कल्चर हैज़ टू डिस्टिंक्टिव कंपोनेंट्स, मटीरियल एंड नॉन मटीरियल। एक मटीरियल एस्पेक्ट होता है कल्चर का, एक नॉन मटीरियल होता है। तो मटीरियल कल्चर कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर रिलेटेड टू मटीरियल एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ, सच एज ड्रेस, फूड एंड हाउस होल्ड गुड्स। ये सारी चीज़ें, जो खाना क्या खाना है और कपड़े क्या पहनना है, घर कैसा होना चाहिए, ये हमारा मटीरियल कल्चर हो गया। नॉन मटीरियल कल्चर में क्या होता है कि आइडियाज़, फ़िलॉसफी, ठीक है, थॉट्स, बिलीफ, ये सारे नॉन मटीरियल कल्चर हो गए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर हम लोग बिलीफ की ही बात कर लेते हैं, तो क्या हिंदू हिंदू लोगों में क्या बिलीफ है कि भाई मरने के बाद जो है अंतिम संस्कार किया जाता है। मुस्लिम्स की क्या बिलीफ है? मरने के बाद दफनाया जाता है। तो ये दोनों बिलीफ अलग है ना। तो ये नॉन मटीरियल एस्पेक्ट ऑफ कल्चर है। ठीक है, अब इंडिया जो है, वहाँ पे हर 20-20, 30-30 किलोमीटर की दूरी पे भाषा चेंज हो जाती है, बोली चेंज हो जाती है, पहनावा चेंज हो जाता है। इंडिया, कहने का मतलब ये है कि इंडिया जो है कल्चरली बहुत ही रिच देश है। ठीक है, अब कल्चर जो है 3 एस्पेक्ट रिफ्लेक्ट करता है, 3 एस्पेक्ट को शो करता है। एक तो हो गया इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट, दूसरा हो गया सोशल एस्पेक्ट, और तीसरा हो गया स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक ऐसे शहर में जाता हूँ जहाँ पे सभी महिलाएं मुझे पर्दा में दिख रही हैं, मुंह ढके हुए दिख रही हैं, घूंघट में दिख रही हैं। तो मैं क्या अंदाज़ा लगाऊंगा कि भाई ये जो समाज है वो पितृसत्तात्मक होगा, पैट्रियार्कल सोसाइटी होगी ये। ठीक है, मैं किसी ऐसे शहर जाता हूँ जहाँ पे मुझे एक भी मंदिर या मस्जिद नहीं दिखते हैं, तो मैं क्या समझूंगा कि यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो नास्तिक हैं, ना ही यहाँ पे मंदिर है, ना मस्जिद है, ना गुरुद्वारा है। तो भगवान पर किसी भी तरीके का यकीन नहीं है यहाँ के लोगों का। ठीक है, प्लस कल्चर का एक स्पिरिचुअल पार्ट भी होता है, नॉन मटीरियल पार्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो फ़िलॉसफीज़ आई हैं, जो आइडियाज़ आए हैं, जो बिलीफ आई हैं, यानी कि जो
मेटाफिजिक्स है किसी भी कल्चर की, वो क्या शो करता है, वो इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट शो करता है कल्चर का। तो कल्चर इंटेलेक्चुअल, सोशल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट किसी भी सोसाइटी का रिफ्लेक्ट करता है। सिविलाइजेशन, कई बार क्या होता है कि कल्चर और सिविलाइजेशन इंटरचेंजेबली यूज़ किए जाते हैं। कई लोग कल्चर को ही सिविलाइजेशन बोल देते हैं, कई जगह सिविलाइजेशन की जगह कल्चर लिखा रहता है, बट कल्चर और सिविलाइजेशन में काफ़ी अंतर है। तो एक बार देख लेते हैं कि ये चीज़ है क्या। सिविलाइजेशन इज़ एन इवॉल्व स्टेज ऑफ सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट और एन एडवांस स्टेज ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस वेयर देयर इज़ एन एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल, सोशल एंड रिलीजियस नॉर्म। ह्यूमन एग्जिस्टेंस अब इस हद तक इवॉल्व हो चुका है, इस हद तक विकसित हो चुका है कि उसके अपने खुद के सोसाइटल नॉर्म्स हैं, अपना खुद का समाज है, अपनी खुद की पॉलिटी है, अपनी खुद की इकोनॉमी है, अपना खुद का ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रेड है। यानी इंसानों ने अब अपने आसपास एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट कर लिया है जहाँ पे वो खुद को सस्टेन कर सकते हैं और एट द सेम टाइम और भी इवॉल्व कर सकते हैं। इसको कहते हैं सिविलाइजेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के पहले भी कल्चर एग्जिस्ट करता था। भाई कल्चर इज़ दी वे ऑफ लाइफ, तो अगर लाइफ है तो कल्चर है, अगर इंसान है तो उसके कुछ जीवन जीने की शैली भी होगी, मतलब कल्चर तो एग्जिस्ट करेगा ही। लेकिन सभ्यता कब आई? इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम। इंडस वैली सिविलाइजेशन अपनी खुद की इकोनॉमी, खुद का ट्रेड, खुद की सोसाइटी और सोसाइटी के अपने नॉर्म्स। सोसाइटल नॉर्म्स बहुत तरीके के हो सकते हैं, मैरिज नॉर्म्स हो सकता है, एडॉप्शन नॉर्म्स हो सकते हैं, ठीक है। तो अब एक व्यवस्थित जीवन को सिविलाइजेशन कहते हैं। सिविलाइजेशन मीन्स हैविंग बेटर वेज ऑफ लिविंग एंड समटाइम्स मेकिंग नेचर बेंड टू फुलफिल अवर नीड्स। नेचर को अपनी नीड्स फुलफिल करने के लिए कैसे बेंड करना है, ये सिविलाइजेशन है। तो सिविलाइजेशन की अच्छी खासी डेफिनेशन है भाई, एडवांस स्टेज ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस वेयर देयर इज एन एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल, सोशल एंड रिलीजियस नॉर्म्स, हेंस सिविलाइजेशन ब्रिंग्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज़। आपके एटीट्यूड, वैल्यूज़, एथिक्स, मोरल्स सब में ये कुछ ना कुछ इम्पैक्ट डालेगा सिविलाइजेशन, ठीक है। अब इसमें एक छोटा सा एग्जांपल भी दिया हुआ है कि फॉर एग्जांपल वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज़ एन अमालगमेशन ऑफ सोसाइटी, कल्चर, metaphysical foundation, philosophical fundamentals and ancestral principles based on Greco-Roman and Judeo-Christian influences, जिसको आज की डेट में हम लोग पश्चिमी सभ्यता कहते हैं, वेस्टर्न सिविलाइजेशन कहते हैं। ये क्या है? बहुत सारे कल्चर का अमालगमेशन है जहाँ पे ग्रेको रोमन, जूडियो क्रिश्चियन इन्फ्लुएंसेस सब मिलाकर इन्होंने एक जो है अपना सभ्यता कायम की है, जहाँ पे इनके खुद के रूल्स हैं। ये रूल्स बहुत सारे कल्चर से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, ठीक है। अब इसको आप मान लीजिए कि ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु नदी के किनारे एक सभ्यता बस गई। अब इस सभ्यता के साथ क्या था, यहाँ पे इनकी सोसाइटी भी थी, यहाँ पे इनका रिलीजन भी था, पशुपतिनाथ की सील प्राप्त हुई हम लोग को। यहाँ पे जो है इनकी इकोनॉमी भी थी, ये ट्रेड करते थे मेसोपोटामिया से। तो ये एक इवॉल्व फॉर्म ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस है कि नहीं? कल्चर तो एक आदमी अगर अकेला भी रह रहा है, उसके पास कोई समाज नहीं है, कोई उसके ऊपर कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है, तो भी वो कुछ ना कुछ कल्चर जो है डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। बट सिविलाइजेशन जब पूरा एक इकोसिस्टम बन जाए, अब आपको समझ में आया होगा। तो अब बढ़ते हैं अगला टॉपिक, कल्चर वर्सेस सिविलाइजेशन। ये भी आपके MPPSC का पार्ट है कि इनमें डिफरेंस क्या है। हालांकि डिफरेंस तो हमने देख ही लिया, बस एक जस्ट सम अप करने के लिए। कल्चर इज़ वे ऑफ लाइफ, इट इज़ एम्बॉडीमेंट ऑफ मैनर इन विच वी थिंक, बिहेव एंड एक्ट। हम कैसे बोलते हैं, कैसे सोचते हैं, यही हमारा कल्चर है। ये तो कई बार हम लोगों ने बात कर ही ली है इस बारे में। सिविलाइजेशन इज़ द इम्प्रूव्ड स्टेज ऑफ ह्यूमन सोसाइटी वेयर मेंबर्स हैव द कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट। ये भी बात हो गई। कल्चर डिनोट द ग्रेटेस्ट लेवल ऑफ इनर रिफाइनमेंट। इसका मतलब ये है, ये तो सिंपल लिखने के लिए है, इसका मतलब ये है कि कल्चर जो है इंडिविजुअल चीज़ होती है। अब आप बोलेंगे हिंदू कल्चर, तो क्या सबका सारे हिंदुओं का कल्चर एक जैसा ही है क्या? हाँ, कुछ बेसिक टेनेट्स सेम होंगे, लेकिन फॉर एग्जांपल नेपाल में जो है मैक्सिमम लोग हिंदू रहते हैं, मध्य प्रदेश में भी मैक्सिमम लोग हिंदू हैं। तो क्या एक नेपाली हिंदू और एक मध्य प्रदेश में रहने वाले हिंदू का कल्चर एकदम एक जैसा है? नहीं है ना। तो कल्चर इज़ मोर ऑफ एन इंडिविजुअल थिंग।
सिविलाइजेशन क्या है? इट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ स्टेट ऑफ आर्ट, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट, डिवाइसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सो फोर्थ। सिविलाइजेशन एक ऐसा इकोसिस्टम है जिसमें इंसान जो है इवॉल्व करता जाता है। ठीक है, इंसान की बेहतरी के लिए सिविलाइजेशन बनाया गया है। चेंज इन कल्चर इज ऑब्जर्व्ड विथ टाइम, एज इन द ओल्ड थॉट्स एंड ट्रेडिशन लॉस्ट एंड न्यू वंस आर एडेड टू इट, विच आर देन ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। कल्चर में चेंजेस भी आते हैं, कई बार जो है बहुत पुरानी रूढ़िवादी चीज़ें हटती जाती हैं और नई चीज़ें ऐड होती जाती हैं। कल्चर में चेंज आने के भी बहुत सारे तरीके हैं। सोशल रिफॉर्म भी हो सकता है, बाहर से कुछ लोग आके एसिमिलेट हो गए इंडिया में, वो भी इसका रीज़न हो सकता है। तो कल्चर चेंज होता है, बट इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। कल्चर पूरी तरीके से भी चेंज नहीं होता, कुछ चीज़ें सेम टू सेम चली आ रही होती हैं, कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं। जहाँ और सिविलाइजेशन की अगर बात करें तो सिविलाइजेशन इज़ कंटिन्यूसली एडवांसिंग, दैट इज़ एलिमेंट्स ऑफ सिविलाइजेशन लाइक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, पॉलिटी एट्सेट्रा आर डेवलपिंग डे बाई डे। तो सिविलाइजेशन एक एवर ग्रोइंग प्रोसेस है, ये एक ऐसा इवोल्यूशन है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक अपनी सभ्यता थी, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते गए और आज की डेट में तो हम लोग ग्लोबल सिविलाइजेशन कहलाने लगे हैं। ठीक है, और ये प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, तो सिविलाइजेशन इसी को कहते हैं। कल्चर कैन इवॉल्व एंड फ्लरिश इवन इफ़ द सिविलाइजेशन डज नॉट एग्जिस्ट। ये तो हम लोग ने पहले ही देखा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के पहले भी कल्चर एग्जिस्ट करता था, क्योंकि अगर जीवन एग्जिस्ट करेगा तो जीवन शैली एग्जिस्ट करेगी। तो कल्चर तो सिविलाइजेशन के बिना भी एग्जिस्ट कर सकता है, बट सिविलाइजेशन कैन नॉट ग्रो एंड एग्जिस्ट विदाउट कल्चर। सिविलाइजेशन जो है कल्चर के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इनफैक्ट सिविलाइजेशन में ही कई तरीके के कल्चर समाहित होते हैं, फिर एक जो है सिविलाइजेशन बनता है, जैसे हमने वेस्टर्न सिविलाइजेशन का देखा अभी। ठीक है, तो ये है कुछ बेसिक डिफरेंसेस कल्चर वर्सेस सिविलाइजेशन में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कल्चर। अब इंडियन कल्चर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये भी MPPSC मेंस का सिलेबस ही है। तो अगर हम लोग थोड़ा इंडियन कल्चर को ब्रॉडली देखें तो लगभग 23 लैंग्वेज हैं, 19,500 डायलेक्ट्स हैं। ये PTI की रिपोर्ट है, 19,500 बोलियाँ बोली जाती हैं इंडिया में। 8 रिलीजन है, इन 8 में से 4 रिलीजन तो इंडिया में ही जन्मे हैं। ये हिंदुज़म हो गया, सिखिज़म, बुद्धिज़्म, जैनिज़म। इनका बर्थ प्लेस क्या है? इनका बर्थ प्लेस इंडिया है। 4 मेजर रेसेस हैं, 9 क्लासिकल डांस फॉर्म है, और वैसे तो 8 ही क्लासिकल डांस फॉर्म है, एक 9वां जो है छऊ ऐड हो गया है झारखंड वाला, और 9 क्लासिकल डांस फॉर्म है और हज़ारों फोक डांस हैं। तो इंडिया में वैरायटीज़ बहुत सारी हैं। तो इंडिया के कल्चर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी कि इन वैरायटीज़ को समाहित भी कर ले और किसी तरीके की कोई दिक्कत भी ना हो, किसी तरीके की एनिमोसिटी भी ना हो। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या क्या इंडिया कल्चर के कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। एक तो कॉन्टीन्यूटी एंड चेंज है, दूसरा है डाइवर्सिटी विथ यूनिटी। डाइवर्सिटी विथ यूनिटी तो होगी ही, क्योंकि अगर इतनी सारी डाइवर्सिटीज़ हैं, अगर यूनिटी नहीं होगी तो इंडिया एज अ नेशन एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। सेकुलर आउटलुक, सेकुलरिज्म भी होगा इंडिया के कल्चर में, और फिर मटीरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिज्म। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो अब पहला पॉइंट है कॉन्टीन्यूटी एंड चेंज। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड evidences to show that culture existed here before the matured phase of Indus Valley civilization. It means culture started flourishing even before 4,500 years ago. ये तो हमने देख ही लिया कि भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन के पहले भी कल्चर रहा होगा। ठीक है, और कॉन्टीन्यूटी एंड चेंज का मूल मंत्र क्या है? कॉन्टीन्यूटी एंड चेंज का ये मंत्र है कि कल्चर जो है ग्रेजुअली अपने आप को चेंज करता जाता है, लेकिन कुछ एस्पेक्ट होते हैं कल्चर के जो सनातन चले आ रहे हैं, जो पहले भी थे और आज भी हैं। कुछ एस्पेक्ट हैं कल्चर के जो दे आर इंटैक्ट, और कुछ चीज़ें हैं जो इवॉल्व होती जा रही हैं। ठीक है, जैसे जैसे दुनिया चेंज हो रही है कल्चर भी चेंज हो रहा है। सिंस कल्चर पासेज ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, देयर आर ट्रेसेस ऑफ एंशियंट कल्चर विच कैन बी सीन एंड फेल्ट इवन टुडे। कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी हमें महसूस हो जाती हैं कल्चर की। फॉर एग्जाम्पल, वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस, अ स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हरप्पन कल्चर, इज स्टिल प्रैक्टिस्ड। आज की डेट में आप किसी भी गांव में चले जाइए, चाहे वो करणी माता का मंदिर हो, चाहे कैला देवी का हो, चाहे कालका माता हो, हर गांव की अपनी मदर गॉडेस है। और ये कब से चला आ रहा है? ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से चला आ रहा है।
ठीक उसी तरह से दूसरा एग्जांपल देखें तो आज भी टेम्पल वर्शिप हो रहा है। टेम्पल वर्शिप चालू कब से हुआ? गुप्ता पीरियड से। तो लगभग 1800 साल हो गए हैं, लेकिन टेम्पल वर्शिप आज भी चालू है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं आया। हाँ, बाकी जो पूरा जो इकोनॉमिक सिस्टम है कि जो जजमानी सिस्टम और फ्यूडल सिस्टम वो सब ख़त्म हो गया है, बट टेम्पल वर्शिप आज भी चल रही है। हाउ एवर अलॉन्ग विद द कॉन्टीन्यूटी कल्चर हैज़ केप्ट ऑन चेंजिंग। ठीक है, कीपिंग बेसिक स्पिरिट इंटैक्ट इट हैज़ केप्ट ऑन डिस्कार्डिंग वॉट वॉज बिकमिंग इरेलीवेंट इवन इन द मॉडर्न एज। जो चीज़ें मॉडर्न एज में इरेलीवेंट हो गई वो चीज़ डिस्कार्ड हो जाती है। फॉर एग्जांपल सती प्रथा। अब सती प्रथा चलती ही थी, वो हमारे कल्चर का पार्ट था। 1829 तक सती प्रथा चल रही थी, लेकिन जब इंसान जो है इवॉल्व कर गया तो कल्चर में भी चेंजेस आएंगे। तो इस तरह की जो कुरीतियाँ हैं वो ख़त्म हुई, वो कल्चर का हिस्सा नहीं रहा। रिलीजियस रिफॉर्म एंड एसिमिलेशन ऑफ फॉरेन कल्चर इन इंडिया आर प्रोबेबली द मेजर इन्फ्लुएंसिंग फोर्स दैट हैज़ शेप्ड अवर कल्चर टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। बहुत सारे रिलीजियस रिफॉर्म हुए, ठीक है, और बहुत सारे जो फॉरेन कल्चर है, फॉर एग्जांपल ब्रिटिशर्स आ गए हमारे पास, मुग़ल आके सेटल हो गए, टर्क्स आके सेटल हुए। उसके पहले तो मतलब हूण और कुषाण और वॉट नॉट सभी लोग आके इंडिया में आए और एसिमिलेट हो गए। तो ये लोग कहीं ना कहीं कल्चर को इन्फ्लुएंस भी करते हैं और एट द सेम टाइम खुद भी इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। ठीक है, तो ये जो फॉरेन कल्चर है जो जिस तरह से एसिमिलेट हुआ हमारे देश में, वो भी बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल है हमारे कल्चर को चेंज करने में। ठीक है, बाकी रिलीजियस रिफॉर्म्स तो हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। डाइवर्सिटी विथ यूनिटी और रीज़न फॉर डाइवर्सिटी। द वास्टनेस ऑफ द कंट्री एंड वेरिएशन इन इट्स फिजिकल एंड क्लाइमेटिक फीचर इज़ एन ऑब्वियस रीज़न फॉर द डाइवर्सिटी इन नेचर। यही पॉइंट आपको समझना है। किसी भी जगह का जो कल्चर है ना, वो जोग्राफ़ी पे डिपेंड करता है। जोग्राफ़ी पे क्लाइमेटिक वेरिएशन, फिज़िकल वेरिएशन, फिज़िकल फीचर्स, टोपोग्राफिक वेरिएशन, इन चीज़ों पे जो है कल्चर डिपेंड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कश्मीर का मुस्लिम है और एक केरला का मुस्लिम है, क्या दोनों का कल्चर सेम होगा? दोनों का रिलीजन हो सकता है सेम है, लेकिन कल्चर सेम नहीं होगा। उनकी फूड हैबिट, लैंग्वेज, उनके कपड़े, वो किस तरह का म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं, ये तक डिफरेंट होगा। दोनों का कल्चर, तौर तरीके, वे ऑफ लाइफ बिल्कुल डिफरेंट होगी, एक कश्मीर के मुस्लिम की और एक केरला के मुस्लिम की। रिलीजन हालांकि सेम है, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है जोग्राफ़ी। केरला की जोग्राफ़ी अलग है और कश्मीर की जोग्राफ़ी अलग है। यही बात ये पहला पॉइंट कहता है। द डिफरेंस इन फिजिकल फीचर्स हैव अफेक्टेड द फूड हैबिट, ड्रेस, हाउसेज एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ पीपल, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस कैसे बनते हैं? जिस तरह की इकोनॉमी होती है ना, उस तरह की सोसाइटी होती है, और जिस तरह की सोसाइटी होती है उस तरह की पॉलिटी होती है। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल आप देखें कि जो ब्राह्मण्स होते हैं उत्तर प्रदेश के, वो क्लेम करते हैं कि वो भाई मांस मछली नहीं खाते। ठीक है, हालांकि खाते होंगे, लेकिन वो क्लेम ज़रूर ये बात करते हैं कि हम नहीं खाते नॉन वेज। लेकिन एक जो बंगाल का ब्राह्मण होगा वो फ़िश खाएगा। रीज़न, कोस्टल एरिया। तो प्राइमरी एक्टिविटी क्या हुई? फ़िशिंग। तो जब प्राइमरी एक्टिविटी फ़िशिंग है तो फ़िश तो उनके कल्चर में आ गया ना। तो कल्चर वैसा ही होगा जैसे ज्योग्राफी होगा। उत्तर प्रदेश जो है प्लेन है, वहाँ आप पालक उगा सकते हो, बंगाल में नहीं उगा सकते, वो पूरा कोस्टल एरिया। तो प्राइमरी एक्टिविटी जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी होगी वो फ़िशिंग होगी। ठीक है, द सेकेंड इम्पॉर्टेंट रीज़न इज़ intermingling among various ethnic groups. Various ethnic groups like Iranians, Greek, Kushan, Shak, Hun, Arab, Turks, Mughal and European also came to India, settled here and intermixed with the local population. ये सब लोग बाहर के लोग थे, ये आए यहाँ पे एसिमिलेट हो गए, इनका अपना कल्चर था, तो ये अपने कल्चर के साथ आए, थोड़ा सा इनका कल्चर चेंज हुआ, थोड़ा सा हमारा कल्चर इनकी वजह से इन्फ्लुएंस हुआ, लेकिन ये आके एसिमिलेट हो गए। तो ये भी एक रीज़न है, बहुत बड़ा रीज़न है डाइवर्सिटी का। फिर 4 prominent religion of the world originated from India only: Hinduism, Buddhism, Jainism and Sikhism. And every religion brings its own philosophy and way of life, which actually manifest spiritual and material aspect of culture. सर, ये जितने भी रिलीजन पैदा हुए हैं हिंदुइज़म के बाद, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सिखिज़म,
हर रिलीजन का अपना वे ऑफ लाइफ होता है, हर रिलीजन का अपना कोड ऑफ कंडक्ट होता है, हर रिलीजन की अपनी फ़िलॉसफी होती है, स्पिरिचुअलिटी होती है। तो ये भी तो कल्चर को इन्फ्लुएंस करेंगे कि नहीं, कल्चर को चेंज करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बुद्धिस्ट है और एक हिंदू है, इन दोनों का कल्चर में ज़मीन आसमान का अंतर है। ठीक है, जो बुद्धिज़्म है वो गॉड को भी नहीं मानता और ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल को भी नहीं मानता, बट फिलोसफिकल लेवल पे तो हिंदू ऐसा नहीं करता ना। तो ये बहुत सारे रिलीजन भी हैं, ये भी डाइवर्सिटी का कारण है। अब आगे चलते हैं, रीजंस फॉर यूनिटी। डाइवर्सिटी तो हमने देख ली, अब यूनिटी का क्या रीज़न है। द सिस्टम ऑफ मॉनसून्स इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इंडियन क्लाइमेटिक पैटर्न एंड दिस गिव्स यूनिटी टू द होल कंट्री। अगर ज्योग्राफी की वजह से कल्चर पैदा होता है तो इंडिया के क्लाइमेट की वजह से इंडिया में यूनिटी भी पैदा हो रही है। ज्योग्राफी जो है डाइवर्सिटी प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन जो क्लाइमेट टाइप है इंडिया का, खासकर जो मॉनसूनल क्लाइमेट है, वो इंडिया में यूनिटी पैदा कर रहा है। ठीक है, समझने वाली बात है। द कमिंग ऑफ मानसून हैज़ एंश्योर्ड दैट एग्रीकल्चर रिमेन्स द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। मानसून है इसलिए एग्रीकल्चर जो है हमेशा से मेन ऑक्यूपेशन रहा है। कोई भी जो सिविलाइजेशन है वो बिना एग्रीकल्चर के शुरू ही नहीं हो सकती इंडिया में। उसके अलावा फेस्टिवल्स लाइक बैसाखी पंजाब में मनाया जाता है, गुड़ी पड़वा एंड बिहू रिलेटेड टू हार्वेस्टिंग ऑफ रबी क्रॉप। ये रबी क्रॉप की हार्वेस्टिंग के साथ ये बैसाखी, गुड़ी पड़वा और बिहू जैसे बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं थ्रू आउट इंडिया। इन त्यौहारों को मनाने का तरीका अलग है, अलग अलग राज्य मनाते हैं, अलग अलग भाषाओं में मनाया जाता है, लेकिन जो अंडरलाइंग करंट है इन सभी त्योहारों का वो सेम है कि रबी क्रॉप की कटाई होती है। फेस्टिवल्स लाइक मकर संक्रांति, लोहड़ी एंड पोंगल। मकर संक्रांति नॉर्थ इंडिया में पॉपुलर है, लोहड़ी पंजाब, पोंगल तमिलनाडु। सेलिब्रेट्स मूवमेंट ऑफ सन फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से सन जो है मूव करना चालू कर देता है अपवर्ड, तब ये त्यौहार मनाए जाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल अलग अलग तरह के त्यौहार हैं। दीज फेस्टिवल्स आर डिफरेंट एंड सेलिब्रेटेड बाई पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर even though their purpose of celebration is same, hence have an undercurrent of unity, strong undercurrent of unity। ठीक है, ये सारी चीज़ें समझा कि मॉनसून की वजह से किस तरह से एक रूपता मिल रही है देश को। फिर उसके बाद 4 धाम इस्टेब्लिश्ड बाय आदि गुरु शंकराचार्य, बद्रीनाथ, द्वारका, श्रृंगेरी, पुरी, कवरिंग ऑलमोस्ट एंटायर स्ट्रेच ऑफ इंडिया वेयर टू प्रमोट इंटीग्रेशन अमिड्स डाइवर्सिटी। आदि गुरु शंकराचार्य ने इंडिया के हर कोने पे एक धाम स्थापित किया जिसको 4 धाम कहा जाता है, ताकि जब इंसान बद्रीनाथ से जो है पुरी जाए और पुरी से श्रृंगेरी आए और श्रृंगेरी से जो है द्वारका जाए, तो उसको इस बात का आभास होना चाहिए कि ये सब एक ही देश का हिस्सा है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आप लोग लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारे एपिक हैं जैसे रामायण, उसमें भगवान राम का जो मूवमेंट है कि चित्रकूट से अयोध्या से चित्रकूट से जो है दंडकारण्य, फिर उसके बाद किष्किंधा, फिर रामेश्वरम, ये जो पूरा भगवान राम का मूवमेंट है वो भी क्या बताता है, इंडिया की इंटीग्रिटी को जो है बल देता है कि नहीं देता है। तो बहुत सारे पॉइंट्स आप लोग लिख सकते हैं। उसके अलावा फोक कल्चर इंस्पायर्ड फ्रॉम एपिक्स, दो देयर लैंग्वेज एंड वे ऑफ प्रेजेंटेशन इज़ डिफरेंट बट देयर सोर्स इज सेम। बहुत सारे ऐसे फोक ड्रामा हैं, डांस है, जो किसी न किसी एपिक की थीम को एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे जो है फोक डांस हैं, ड्रामा है जो कृष्ण लीला पर आधारित हैं। बहुत सारे फोक डांस हैं जो रामायण पर आधारित हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यक्षगान ऑफ कर्नाटका, छऊ ऑफ झारखंड, जात्रा ऑफ उड़ीसा, कथकली ऑफ केरला एंड दशावतार इन महाराष्ट्र, दे ऑल आर बेस्ड ऑन रामायण। ये सब रामायण की थीम पर आधारित हैं। ये सारे अलग अलग कल्चर हैं बट एक ही चीज़ बोल रहे हैं। उसके अलावा कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें पॉलिटी से आप लोग ले सकते हैं कि एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिटी है, 1 कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एंटायर नेशन। इसके अलावा आप लोग अपने से भी लिख सकते हैं कि यार इंडियन पीनल कोड सेम है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेम है, कि आप किसी भी राज्य में रहें, कहीं पे भी रहें, कोई सा भी कल्चर हो आपका, अगर आप गुनाह करेंगे तो सज़ा उतनी ही मिलेगी। ठीक है, उसके अलावा राइट टू मूव फ्रीली, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी एंड ई के बारे में आप बता सकते हैं।
ये कहीं भी आप मूव कर सकते हैं, कहीं पे भी रिजाइड कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो इंडिया की यूनिटी को बल देता है। फिर मटीरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिज्म। मटीरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिज्म, ये तो देखा ही है हम लोगों ने कि इंडिया के कल्चर का जो है मटीरियल और नॉन मटीरियल एस्पेक्ट है। मटीरियल कल्चर इज़ टेकन टू इंक्लूड सोसाइटीज़ प्रोडक्टिव फोर्सेज लाइक फूड, लाइक क्लोथ, लाइक हाउस होल्ड गुड्स। ये सारे मटीरियलिज्म में आ गए, मटीरियल कल्चर का पार्ट हो गए। और मटीरियल कल्चर अगर नहीं विकसित होगा तो प्रोडक्टिव फोर्सेस तो मिसिंग होंगी। भाई मुझे दाल चावल खाना है तो उगाना पड़ेगा ना, कुछ खास तरीके के कपड़े पहनना है तो भी मुझे कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये हमारा सोसाइटी का प्रोडक्टिव फोर्स है, जो हमारा मटीरियल कल्चर है। किसी खास तरीके के घर में रहना है तो इससे सोसाइटी की प्रोडक्टिविटी झलकती है। वाइल स्पिरिचुअल कल्चर इंक्लूड्स आर्ट, रिलीजन, साइंस, फिलोसफी, स्पिरिचुअलिज्म इज़ ऑलवेज प्रिसीडेड बाई मटीरियलिज्म। पहले मटीरियल कल्चर आएगा, उसके बाद जब मटीरियल कल्चर इतना डेवलप हो चुका है, इवॉल्व हो चुका है, उसके बाद आएगा स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, अब हम लोग मटीरियलिज्म पे थोड़ा ध्यान देते हैं कि जो मटीरियल कल्चर है जब ये इवॉल्व हो जाता है, जब ये ग्रो हो जाता है, तो ये सेट ऑफ बिलीव्स को जन्म देता है। एग्ज़ाम्पल कि हम तो भाई सदियों से शाकाहारी खाना खाते हैं, क्यों? इसके पीछे मान्यता क्या है, बिलीव क्या है? कुछ ना कुछ बिलीव ढूंढेगा ना दिमाग। तो इसके पीछे बिलीव ये है कि हम लोग जीव हत्या पे यकीन नहीं करते, हम लोग प्राणी हत्या पे हमारा बिल्कुल यकीन नहीं है, बिलीफ। और ये जब बिलीफ ऑर्गेनाइज हो जाती हैं तो ये रिलीजन में तब्दील हो जाती हैं। कोई भी जो बिलीफ है जब ये पूरी तरीके से स्ट्रक्चर्ड हो गई है, ऑर्गेनाइज्ड हो गई है, तो ये रिलीजन बन जाएगा। और हर रिलीजन का अपना कोड ऑफ कंडक्ट होता है। किसी भी रिलीजन का, इस्लाम का अपना कोड ऑफ कंडक्ट है, हिंदुइज्म का अपना कोड ऑफ कंडक्ट है, बुद्धिज़्म का अपना कोड ऑफ कंडक्ट है। और कोड ऑफ कंडक्ट के दो पहलू होते हैं। एक होता है मेटाफिजिक्स, ज्ञान कांड, और एक होता है कर्म कांड, यानी कि फिजिकल एस्पेक्ट। तो जो भी राइट्स एंड रिचुअल्स हैं, या जितने भी रिचुअल्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं हिंदू धर्म पे यकीन रखता हूँ और मैंने बनवा डाला मंदिर, तो इससे क्या चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है? मेरा मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ कल्चर जो है मजबूत हो रहा है। ठीक है, मैं इस्लाम धर्म पे यकीन रखता हूँ, मैंने मस्जिद बनवा डाली, मटेरियल एस्पेक्ट। मेटाफिजिक्स क्या है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि पुरुष और प्रकृति क्या है, ये जीवन कहाँ से इवॉल्व हुआ। ये जो फिलॉसफी है ये स्पिरिचुअलिज्म को मैनिफेस्ट करती है। अगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि भाई अगर कोड ऑफ कंडक्ट ये कहता है बुद्धिज़्म का कि आप अपारिग्रह फॉलो कीजिए, आप अस्तेय फॉलो कीजिए, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्यों फॉलो करूँ, तो ये है स्पिरिचुअलिज्म। ये स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ कल्चर को मजबूत बनाएगा। बाकी जितने भी कर्म कांड हैं या फिज़िकल एस्पेक्ट है वो मटेरियल कल्चर को मजबूत बनाता है। तो आप लोग अक्सर पूछते रहते हैं कि आपके लेक्चर इतना देर में क्यों आते हैं, बहुत टाइम क्यों लगता है लेक्चर बनाने में, अक्सर आप लोग सवाल पूछते रहते हैं। तो इस तरह से कनेक्ट करना पड़ता है चीज़ों को। और ये जो कनेक्ट करना जो है 1-2 घंटे का काम नहीं है, और ना ये किसी किताब में लिखा मिल जाएगा आपको। तो आप लोगों को सरल बनाने के लिए, आप लोगों को सरलीकरण करने के लिए ये सारी चीज़ें सोचना पड़ता है, उसके बाद फिर लेक्चर बनाया जाता है। ठीक है, और वो भी आप लोग शेयर नहीं करते हैं। तो प्लीज़ पसंद आए तो शेयर कीजिए। खैर आगे बढ़ते हैं। सेकुलर आउटलुक। इंडिया इज़ सच अ डाइवर्स कंट्री दैट विदाउट सेकुलर आउटलुक इट्स एग्जिस्टेंस एज अ नेशन वुड हैव बीन डिफ़िकल्ट। इतने सारे रिलीजन हैं इंडिया में, अगर सेकुलर आउटलुक नहीं होगा तो इंडिया एग्जिस्ट कैसे करेगा एज अ नेशन। सेकुलर कैरेक्टर ऑफ इंडियन कल्चर इज़ अ रिजल्ट ऑफ इंटरमिंगलिंग ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू डाइवर्स कल्चरल ग्रुप्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये तो हम लोग ने देख ही लिया कि पीपल ऑफ डिफरेंट रेसेस and ethnicity and religion they came to India and they assimilated in India। ठीक है, तो इतने सारे अलग अलग जगह से लोग आ गए, बहुत सारे हर धर्म के लोग हैं इंडिया में। There is a great variety of thoughts and habits in our country. Among such a variety, dominance of one particular thought is not possible। इतने सारे थॉट हैं, हजारों फिलॉसफी हैं इंडिया में, लेकिन किसी एक थॉट का डोमिनेंस नहीं है इंडिया के अंदर। यही है कल्चर का सेकुलर आउटलुक। इंडिया में अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कल्चर ऐसे घुल मिल गए हैं जैसे पानी के अंदर नींबू का रस और चीनी मिल जाती है। अब उसको अलग कर पाना मुश्किल है।
The Constitution declares India to be a secular country with an aim to cope with the complex social structure in the country with a view to protecting the interest of all, particularly the minorities. जो minorities हैं उनको ये ना लगे कि भाई डेमोक्रेसी तो है, मतलब मेजॉरिटी का शासन है डेमोक्रेसी, ऐसा कभी ना लगे माइनॉरिटी को। ठीक है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है सेकुलरिज्म को अपनाया है और जो सेकुलरिज्म है वो हमारे देश का अब कल्चर बन चुका है। सेकुलरिज्म इज़ अ कल्चर ऑफ इंडिया एज अ नेशन। हालांकि सेकुलरिज्म पे बहुत सारी बातें कही जाती हैं आज की डेट में, लेकिन आप लोग बोलोगे तो सिर्फ सेकुलरिज्म पर एक लेक्चर बनाऊंगा कि सेकुलरिज्म एक्चुअली में है क्या, इंडिया में प्रैक्टिस कैसे होता है और पॉलिटिकल पार्टीज़ ने सेकुलरिज्म का कैसा फ़ायदा उठाया है। ठीक है, बट अगर आप लोग कहेंगे तो ये चारों पॉइंट हो गए, चारों कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए इंडियन कल्चर के। तो दोस्तों ये जो MPPSC का जो सोशोलॉजी वाला जो पोर्शन था उसका ये पहला लेक्चर है। आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा और ये सोशोलॉजी सीरीज़ आप लोग आगे चालू रखना चाहते हैं या नहीं, प्लीज़ बताएं। और अगर लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगा आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय और प्लीज़ अपना ख्याल रखिए।